अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। फेस टू फेस वीडियो मैंने जो आप लोगों के साथ आखिरी शेयर किया था वो इस साल फरवरी में था, और उसके बाद आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट करूँ और कुछ चीज़ें मार्केट में जिस तरह से मैं हमेशा टेक्निकल रेंजेस पे बात करते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, उसी को लेके आगे चलूँ और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ जो इंशाल्लाह ताला ट्रेडिंग में आपको मदद कर सकें। वैसे तो जो नॉर्मली आप लोगों को मालूम है कि मैं वॉइस नोट्स ही शेयर कर रहा होता हूँ, या कभी कभार चार्ट पैटर्न्स या चार्ट्स की तस्वीरें आपके साथ शेयर करके एक बैकग्राउंड वॉइस के साथ अपना वीडियो सेशन कंडक्ट कर लेता हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैंने पिछला सेशन 1 फरवरी में कंडक्ट किया था, उसके बाद आज ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको जब आप फेस टू फेस कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो ऑडियंस है वो आपकी बात ज़रा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में बहुत सारे लोग आप लोगों को ये बता रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं कि मार्केट में कुछ नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि मार्केट ने अप्रैल में 46,970 का हाई लगाया। आज मार्केट ने 41,365 या 370 का एक लो लगाया। तो आप हिसाब लगा लें कि 46,970 से 41,000, चलें 370 को छोड़ दें, 41,400 को छोड़ दें, 41,600 तक हम बात कर दें या 41,900 तक बात कर लें, तो मार्केट में 4,000 पॉइंट्स 5,000 पॉइंट्स गिर गए। 5,000 पॉइंट्स इज़ नियरली 10% से भी थोड़ा सा ज़्यादा। और कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें तो अप्रैल से अब तक, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने में, जो अप्रैल के मिड में एक रैली हमें देखी थी, तब से अब तक कुछ स्टॉक्स जो हैं वो मोर देन 40% अपने उस हाई से लूज़ कर चुके हैं। और इस वक्त भी लोग आपसे कह रहे हैं कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी आपसे लोग कह रहे हैं कि आप चाहें तो एवरेज कर लें, आप चाहें तो होल्ड कर लें, क्योंकि मार्केट में कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। मेरे ख्याल से ये न सिर्फ अपने साथ बल्कि आपके साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा करने वाली बात है। जब मार्केट में अगर एक नॉर्मल हम ज़िंदगी में बात करें, और नॉर्मल ज़िंदगी में हम बात करते हुए ये देख रहे हो कि हमारी गाड़ी हम चला रहे हैं और खुदा ना खास्ता उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, तो हम अपने आप को ये तसल्ली देते रहें कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। या फिर हम ये देखें कि गाड़ी का ब्रेक फेल है, तो अब उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर हम ये कहते रहें कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, तो ये हम अपने साथ नहीं बल्कि साथ में जो गाड़ी में हमारे साथ और लोग भी बैठे हुए हैं, हम उनके साथ भी ज़्यादती कर रहे होंगे और उनकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक डॉक्टर आपसे कहता है कि भाई आपके उंगली में जो है वो ये ज़ख़म बन रहा है और बेहतर है कि उसमें हल्का सा कट लगा के उसको जो है वो आप उसका इलाज कर लें। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इस पार्ट को जो है वो हमें निकालना होगा, चाहे वो बॉडी का इंटरनल पार्ट हो या एक्सटर्नल पार्ट हो, लेकिन बाकी बॉडी की हिफाजत के लिए उस पार्ट को हमें निकालना होगा।
अब हम ये कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते ये काम, हम डॉक्टर चेंज करते रहें, डॉक्टर के बाद हम होम्योपैथिक के पास चले जाएं, होम्योपैथिक के बाद हम हकीम के पास चले जाएं, उसके बाद फिर हम दम दुरूद की तरफ चले जाएं, फिर हम दुआओं की तरफ चले जाएं। तो इससे होगा क्या? इससे सिर्फ हम टाइम गेन कर रहे होंगे और अपना नुकसान कर रहे होंगे। एक लेवल आता है कि वो जो अंदर या बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जो ज़ख़म बन रहा होता है वो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि फिर उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़म अगर आपकी उंगली में है या उंगली के एक पार्ट में, तो एक टाइम पे वो आपके हाथ तक भी आ जाता है, और फिर अल्लाह ना करे नौबत भी आती है कि आपके उस हाथ को ज़ाया करना पड़ता है। तो अपने साथ वो ज़्यादती मत होने दें। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, चाहे आप मार्केट में किसी भी पर्पस से आए, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के आए या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आए। स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, उसके बगैर तो चारा ही नहीं। कुछ दिन पहले मैंने एक वैसी बात से बात निकल रही है, जब सिस्टम लिमिटेड 780-760 के आसपास था, तो उस मैंने एक बात की थी अपने जितने मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ, जितने हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके साथ, कि सिस्टम लिमिटेड में एक बड़ा फॉल आ सकता है। और ये मैं इसी साल जनवरी में बात कर रहा था कि सिस्टम लिमिटेड में एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, और ये फॉल शायद उस तरह का फॉल होगा जो हमने नेटसोल में और टीआरजी में देखा था। और फिर मैंने जब ये फॉल हुआ और मैंने लोगों को बताया, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो इसने 100% बोनस दिया है। चलें, एक मिनट के लिए मान लूँ कि भाई इसने 100% बोनस दिया है। जब इसने बोनस अनाउंस किया था उस वक्त इसका रेट क्या था? 750 या 780, 750। 100% बोनस आप निकाल दें, 700 पे भी 100% बोनस निकाल दो, 350 का रेट बनता है। आज इसने मेरे ख्याल से 290 या 285 का लो लगाया, तो कहाँ गया वो बोनस का इम्पैक्ट? बोनस पे तो 350 पर रुक जाना चाहिए था ना इसको, कि भाई ठीक है, तो बहुत अच्छा डिविडेंड बोनस पेइंग स्टॉक है, रुक जाओ इसमें। अब 350 के बाद तो इसमें नई रैली बन जाएगी, क्योंकि बोनस का इम्पैक्ट तो एक्स होने के बाद ख़त्म हो गया, इसका जो फॉल था वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्या हुआ? आज इसने 280 या 290 का लो लगा दिया। यानी कि एक्स होने के बाद अगर मैं 750 पे भी बात करूँ, 700 पे भी बात करूं, तो 350 पे एक्स होने के बाद भी वहां से ये तकरीबन को 70 रुपये नीचे, यानी कि तकरीबन 20% वहां से भी नीचे। तो अगेन ये इस तरह की जो चालबाजियां आपके साथ हो रही होती हैं, जो इस तरह की लॉलीपॉप्स जो आप लोगों को दे रहे होते हैं, वो तो फिर एकदम मार्केट से गायब भी हो जाते हैं कि भाई हमने हाथ पकड़ के थोड़ी कहा था आपसे, अपने आप ये तो देखते ना कि आपके पास कैश कितना था। हम तो ये कहते भाई चीज़ें एक्यूमुलेट करें, हमें तो मार्केट अपनी स्टडी के हिसाब से हम बात कर रहे थे, वो फिर मार्केट से गायब हो जाते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? आप लोगों का। अब मार्केट में मैंने कुछ दिन पहले, दो या तीन दिन पहले, मेरे ख्याल से शायद मंडे को, मैंने अपने ट्विटर पेज पे आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था, जिसमें बताया था कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो मंथली टर्म्स पे बन रहा है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम 41,600 या 400 पे एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर देखें। 41,600 से 41,480 की मैंने रेंज बताई थी कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को रुकते हुए देख सकते हैं, यानी कि बेयर पावर को थोड़ा सा थमते हुए देख सकते हैं, बेयर्स में थोड़ा सा ब्रीदर आते हुए देख सकते हैं। यस, कप एंड हैंडल इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बट उसके लिए कंफर्मेशंस बहुत सारी चाहिए। मैंने ये बताया था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न ये बता रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट आते हुए नजर आ सकती है, जहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग जरूर देख सकते हैं। फिर जो कल रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर की, ज़ाहिर है वो जो मैं इंडेक्स का आउटलुक शेयर करता हूँ वो सिर्फ अपने प्रीमियम क्लाइंट्स, अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ नहीं, बल्कि investing.com पे भी मेरा ये रिपोर्ट जा रही होती है, हमारे फेसबुक पेज पे भी जा रही होती है, ट्विटर पे भी जा रही होती है। गर्ज ये कि वो फ्री टू ऑल होती है, चाहे वो हमारे क्लाइंट्स हैं या नहीं। दैट रिपोर्ट, दैट इंडेक्स आउटलुक इज़ फ्री टू ऑल। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो कल
एक बात मैंने की थी कि 42,100 से नीचे हमने क्लोजिंग देखी है। इस क्लोजिंग के बेस पर हम ये देख सकते हैं कि इंडेक्स 41,600 या 41,480 तक बड़ी स्पीडी मैनर में जा सकता है, लेकिन अगर गया तो वहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, येट देयर आर नो बाइंग सिग्नल्स। ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें आप रीज़न कुछ भी कह दें, रीज़न आप कुछ भी कह लें कि भाई वो खबर आ गई कि PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात हो गए, खबर आई कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो रही है, कुछ भी आप ले लें, उसके बाद आप देखें ना मार्केट बंद होने के बाद उन खबरों की तरदीद होना शुरू हो गई। तो खैर मैं उस बहस पे नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कभी भी जब भी मैंने मार्केट को रीड किया है या आप लोगों को मार्केट का व्यू दिया है, तो मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इवेंट क्या चल रहा है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या चल रहा है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि मार्केट में इस वक्त क्या चीज़ प्रिवेल कर रही है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ को देखता हूँ और वो ये कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं। अदरवाइज़ लोगों की तरह अप्रैल के मिड में मैं भी बाय कॉल दे रहा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना आज तक ये काम किया है, ना आगे कभी करने की चाह है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी रीडिंग ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी रीडिंग हमेशा सही हो, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने आप को स्टैंड आउट ये ज़रूर कह के करवाता हूँ कि मैं इवेंट्स को देख के, स्क्रीन को देख के, रिजल्ट्स को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, मैं प्रिवेलिंग सिचुएशन को देख के फैसला नहीं लेता, मार्केट को रीड नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है टेक्निकल चार्ट्स। जो इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं मैं उसी हिसाब से लोगों को गाइड कर देता हूँ। तो अब उसका रीज़न कुछ भी हो कि वो बाउंस किस वजह से आया, लेकिन वो आया और हमने मार्केट को 41,400 से थोड़ा सा नीचे 41,390 समथिंग का एक 360 का शायद एक लो लगा था, और मार्केट ने फिर 42,128 का हाई लगाने के बाद 42,020 या 040 पे आके आज का सेशन जो है वो क्लोज किया। तकरीबन 60 पॉइंट्स की हमने एक नेट रिकवरी देखी, और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 119.9 मिलियन यानी कि तकरीबन 120 मिलियन शेयर्स KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स। मैं ओवरऑल मार्केट की बात नहीं कर रहा, जब हम KSE 100 को फॉलो कर रहे हैं तो वॉल्यूम्स भी हम KSE 100 के ही देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बात KSE 100 की कर रहे होते हैं, वॉल्यूम जो है वो कचरों की भी लेके आ रहे होते हैं कि उसमें सिल्क बैंक का वॉल्यूम इतना हो गया, उसमें WTL का वॉल्यूम इतना हो गया, उसमें टेलीकार्ड का वॉल्यूम इतना हो गया। तो ये सब चीज़ें बेकार की बातें होती हैं। आप जब इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको वॉल्यूम भी इंडेक्स का ही देखना है। ये नहीं हो सकता कि मैं नैस्डैक का व्यू दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि डाउ जोन्स का फला स्टॉक जो है वो इस तरह परफॉर्म कर गया। नो, ये ज्यादती हो जाती है। तो वॉल्यूम्स का अगर बात करें तो 119.9 मिलियन यानी तकरीबन कोई 120 मिलियन शेयर्स हमने ट्रेड होते हुए देखे KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स ने, जो कि पिछले 7 दिन के हाईएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम्स बने। लेकिन जो 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 पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि डिस्पाइट कि हमने ये इतना वॉल्यूम देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉल्यूम अभी भी बहुत कम है। तकरीबन को 200 मिलियन का वॉल्यूम आता ना तो हम ये कह सकते थे कि हाँ चीज़ें जो हैं वो अब कुछ बेहतरी की तरफ गई हैं, क्योंकि हैमर पैटर्न बना है। 41,400 की जो सपोर्ट थी उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले बताया कि वॉल्यूम अगर 200 मिलियन के आसपास होते फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स तो हम ये कह सकते थे कि हाँ वॉल्यूम कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी भी 7 दिनों के हाईएस्ट लेवल पे होने के बावजूद भी वॉल्यूम में उस तरह से हम नहीं कह सकते कि कोई बेहतरी आई है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि तकरीबन कोई 33 या 36 मिलियन शेयर्स जो तकरीबन आज के पूरे दिन का जो है वो एक अच्छा परसेंटेज बनता है, वो वॉल्यूम जो है वो हमने आखिरी आधे घंटे में देखा। और उस आखिरी आधे घंटे में जो वॉल्यूम हमने देखा वो उस वक्त था जब मार्केट 41,800 के ऊपर होल्ड कर रही थी। दिस नाउ इंडिकेट्स, ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम जो है वो काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी एक और मिसाल हमें आज मिली कि क्या बेहतर होता कि वॉल्यूम 41,500 पे निकलता, 41,400 पे निकलता, 41,600 पे निकलता। ये वॉल्यूम निकला 41,800 से ऊपर, विच मीन्स के नीचे शॉर्ट कवरिंग हुई, और फिर जब शॉर्ट कवरिंग होते होते जब चीज़ों को ऊपर पुश किया गया और जो ग्रीडी मनी जो कि FOMO फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो शिकार लोग होते हैं वो जब एकदम से मार्केट में तो दोबारा से उनको डंप कर दिया गया। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी है। तो इस वजह से
हम ये बिल्कुल देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हमने 42,000 या 41,900 से ऊपर देखी है, ये एक लिमिटेड रिकवरी ज़रूर दे सकती है आने वाले सेशन में। वो लिमिटेड रिकवरी 42,280 से 42,400 या मैक्सिमम 42,650 तक हो सकती है, बट वहाँ पे दोबारा से अग्रेसिव सेलिंग हम देख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी फॉर द डे शुड बी सेल ऑन स्ट्रेंथ। वो स्टॉक्स क्या हैं, वो जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ वो शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वो मैं ज़ाहिर पब्लिक में तो नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको जो है वो मेरा प्रीमियम क्लाइंट बनना पड़ेगा। और जो डाउन साइड आप टारगेट कर सकते हैं वो 41,600 से 480, वही जो डाउन साइड रेंज है उसको ही आप फिलहाल डाउन साइड पे टारगेट कर सकते हैं। ये तो मैंने बात कर दी एक मोटी मोटी कि किस तरह से कल के या परसों आइंदा एक आध दिन का जो सेशन ट्रेंड है वो हो सकता है। जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये वीडियो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ वो ये कि मार्केट के बेसिकली ऑब्वियसली दो बड़े पार्ट होते हैं, एक बुल मार्केट होती है, एक बेयर मार्केट होती है। बुल मार्केट इज द तेजी वाले मार्केट, द बेयर मार्केट इज द मंदी वाले मार्केट। अच्छा, अब आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं, मैं भी कह रहा होता हूँ कि यहाँ पे बुल्स एग्जॉस्ट हो गए, यहाँ पे बेयर्स एग्जॉस्ट हो गए, यहाँ पे बुल्स ने ब्रीदर लिया, यहाँ पे बेयर्स ने ब्रीदर लिया। ये ब्रीदर और एग्जॉस्शन का फ़र्क क्या है, मैं टेक्स्ट फॉर्म में तो आप लोगों के साथ, जो मेरे स्पेशली जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके साथ तो मैं बहुत दफ़ा ये बात शेयर कर चुका हूँ, लेकिन जो आज का मेन मकसद था वो इस बात को एक्सप्लेन करना था, और इस बात को एक्सप्लेन करते हुए ये बताना था कि हाउ टू प्ले जब आप बुल्स का एग्जॉशन देख रहे हो या बेयर्स का एग्जॉशन देख रहे हो, या बुल्स का ब्रीदर देख रहे हो या बेयर्स का ब्रीदर देख रहे हो, उसको प्ले किस तरह करना है। देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ब्रीदर कहाँ आ रहा है। व्हेन द थिंग्स आर इन एक्सट्रीमली ओवरहीटेड या ओवरबॉट कंडीशंस, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं, और उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है कि जब आप कोई लग रहा होता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा ठंडा करके खाना चाहिए, वहाँ पे आप ये देख रहे होते हैं कि एक सर्टेन लेवल पे चीज़ें टेस्ट करती हैं लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं करती। मिसाल है लॉटकैम ने 2690 या 27 तक का हाई बनाया, बहुत दफ़ा बनाया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज कभी नहीं किया, हमेशा उसके थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग होती थी। तो दैट वाज इंडिकेटिंग कि चीज़ें ओवररेटेड हैं और बुल्स जो हैं वो एक ब्रीदर ले रहे हैं। ठीक है, 2 या 3 सेशंस तक आप ये इसको नोट करें कि भाई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। फिर उसके बाद आपको नज़र आए कि नहीं 2 या 3 सेशंस हो गए और एक वीकली क्लोजिंग भी हमने इस तरह देखी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न भी इस तरह का बन रहा है, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो डार्क क्लाउड कवर हो, चाहे वो डोजी हो, चाहे वो बेरिश डोजी स्टार हो। अगेन ये सारी इंडिकेटर्स मैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो नहीं समझना चाहते वो गूगल कर लें, उनको मिल जाएगा, लेकिन मैं आम फहम ज़बान में मैं हमारे क्लाइंट्स के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। जिसको चाहिए मुझे फिर मांग ले, मैं फिर दे दूँगा, मेरे पास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो चाहे वो बेरिश डॉजी स्टार हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो स्पिनिंग टॉप बन रहा हो, चाहे वो डार्क क्लाउड कवर बन रहा हो, चाहे वो बेरिश पिन बार बन रहा हो, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न स्पेशली ऑन द वीकली क्लोजिंग बन रहा हो जो बता रहा हो कि यहाँ से बुल जो हैं वो कल तक जो ब्रीदर ले रहे थे वो अब एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए, यानी कि वो उस हाई को तोड़ ही नहीं सक रहे, अपने उस हाई को बुल्स जो है वो तोड़ ही नहीं सक रहे, बल्कि वीकली क्लोजिंग उसके नीचे आ गई है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आ गई है, विच मीन्स के पंप एंड डंप एक्शन हुआ है और यहाँ पे जो ब्रीदर था वो एग्जॉशन की तरफ जा रहा है कि भाई अब यहाँ से वो स्टॉक या वो जिस इंस्ट्रूमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ से अब एक अच्छी डाउन साइड की तरफ स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदर एंड एग्जॉशन। अब इसको प्ले किस तरह करना है? प्ले इस तरह करना है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं बुल्स को प्ले भी करूं, बुलिश मार्केट का हिस्सा भी रहूं, लेकिन उस बुल्स के ब्रीदर से मुझे डर भी लग रहा है, तो आप इंट्राडे का काम करें, आप चीज़ें कैरी ना करें। लेवरेज तो खैर करना ही नहीं है,
और चीज़ें कैरी भी ना करें। और उस वक्त जब आप बाय पोजीशन में जा रहे हैं तो अपने एक्सपोजर्स को 20 या 25% मैक्सिमम रखें, उससे ज़्यादा ना करें। उससे क्या होगा कि आपकी वो जो एक ग्रीड है, ज़रा ग्रीड ही है ना, जो आपको बुल रन में या एक्सट्रीम बुल रन में भी मार्केट से एग्जिट नहीं लेने दे रही, और मार्केट में जो है वो इन रखे हुए, तो वो ग्रीड ही है और क्या है। तो वो आपकी वो ग्रीड की जो ज़रूरत है वो पूरी भी हो जाए, वो डिज़ायर भी पूरी हो जाए, और साथ में आप अपने आप को सेफ गार्ड भी कर लें कि खुदा ना खास्ता यहाँ से अगर चीज़ें नीचे आती हैं तो मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, मुझे एक 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 छोटे लेवल पे जो है वो मैं एग्जिट भी ले लूँगा, क्योंकि मैंने पोजीशन जो है वो ऑलरेडी कम ली हुई है। जिस तरह मैं नॉर्मली काम करता हूँ उसका मैंने 25% या 20% काम किया हुआ है, प्लस मेरा एक्सपोजर जो है वो या मेरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के ऊपर है कि मैं मार्केट बंद होने से पहले अपना एग्जिट ले लूँगा। मैं इसका इंतजार नहीं करूँगा कि मैं उस पोजीशन को कैरी करूँ या ना करूँ। ये तरीकाकार होता है बुल्स के अगर बुल्स ब्रीदर ले रहे हैं तो उसमें प्ले करने का, क्योंकि आपको बुल मार्केट को एंजॉय भी करनी है और आपको बुल्स के ब्रीदर से डर भी लग रहा है। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप बुल्स के एग्जॉशन को किस तरह प्ले करें। आपने देखा कि भाई एक शूटिंग स्टार बना और यहाँ पे जो है ना मुझे लग रहा है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न ही बता रहा है, वॉल्यूम ही बता रहा है कि भाई यहाँ पे पंप एंड डंप हुआ है, और मैं यहाँ पे अब जो है ना बुल्स के एग्जॉशन को प्ले करना चाह रहा हूँ। तो उसको प्ले करने के लिए आप अगेन शॉर्ट करें या शॉर्ट सेल करें, और उस शॉर्ट सेल को करते हुए अपने एक्सपोजर को आप 25% से उठा के 30 या 35% तक ले जाएं। सर आपने एक रिस्क लिया ना, अब आपका रिस्क लेना बनता है, क्योंकि आपने 20-25% तो बुल रन में बुल्स के ब्रीदर को एंजॉय करते हुए कर लिया था। उसमें एक आधा स्टॉप भी हिट हुआ होगा आपका, नो मैटर, कोई मसला नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अब आपने एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा के आपने सेल साइड पे अपने फोकस को डाइवर्ट कर देना। अगेन द स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, और वह स्टॉप लॉस आप ये देख सकते हैं कि भाई जो पिछला हाई था उससे थोड़ा सा ऊपर। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट। अगर आप मेरे क्लाइंट हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करूँगा। लेकिन अगेन ये आपकी एपेटाइट के ऊपर है कि आप, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई फला बंदे ने या फला रिपोर्ट ने स्टॉप लॉस तो ये रखा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस तो अगर ये हिट हो गया तो मैं तो मर जाऊँगा। तो आपको ये भी तो देखना है ना कि आपकी एपेटाइट क्या बता रही है, आप कितना बेयर कर सकते हैं, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो आपकी पॉकेट कितना टॉलरेट कर सकती है, आपकी पॉकेट कितना बेयर कर सकती है, उस हिसाब से आप स्टॉप्स को रख के आप एक शॉर्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद सम बिगर एक्सपोजर, 30% 35% जो भी आपको जहन में है वो आपने ट्राई किया। और आपकी वो, चूँकि आपने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया था बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स, बेस्ड ऑन ऑल द इंडिकेटर्स, शायद उस तरह कुछ स्टोरीज भी, तो आपने वो किया और वो हिट हो गया। अब आपकी वो चीज़ प्रॉफिट में आना शुरू हो गई। प्रॉफिट में जब आना शुरू हुई तो आप ये देखें कि जब प्रॉफिट में आना शुरू हुई तो आप अपने स्टॉक्स को ट्रेल कर लें कि अगर पोजीशन मेरी क्लोज भी होती है या मार्केट यहाँ से वॉलेटाइल भी होती है तो मेरी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में कटे, मुझे नुकसान ना हो। ये हो गया बुल्स के एग्जॉशन को प्ले करने का तरीका। इसी तरह से बेयर मार्केट में भी ब्रीदर्स भी आते हैं और एग्जॉशन भी आती है। जैसे आज हमने देखा कि बेयर्स ने ब्रीदर लिया, हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि 43,800 के आसपास बेयर्स जो है वो बाबा ब्रीदर ले रहे थे। हमने मार्च में देखा कि 42,700 और 42,800 के आसपास बेयर्स जो है बाबा ब्रीदर ले लेते। लेकिन एक लेवल आया था, मेरे ख्याल से 24 या 25 मार्च का एक डे था जब 42,700 का लो लगा था, मार्केट ने दोबारा से उसके ऊपर क्लोजिंग की थी। तो बैक टू बैक शायद 3 या 4 हैमर्स बने थे या एक लॉन्ग लोअर शेडोज बने थे, जिसमें नज़र आ रहा था कि डाउन साइड पे अगर चीज़ें जाती भी हैं तो चीज़ें रुकती नहीं हैं, ये चीज़ें ऊपर आके बंद होती हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आके बंद हो रही थी। तो ये बता रहा था कि बेयर्स का जो ब्रीदर है वो अब शायद एग्जॉशन की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। एंड दैट वॉज प्रूवन जब हमने अप्रैल के मिड में मार्केट को दोबारा 46,900 पे जाते हुए देखा। अगेन इसको किस तरह प्ले करना है, सबसे पहले आप ये देखेंगे भाई एक बेरिश टारगेट दिया गया। अगेन देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है ना। मैंने 46,900 पे बताया था कि मार्केट 44,200 या 43,800 तक गिरते हुए नजर आ रही है इनिशियली। वो लेवल हिट हुआ, वहाँ मैंने कहा कि यहाँ पे शॉर्ट कवर करना शुरू कर दें या थोड़ा सा अगर बाय रिस्क देना है तो ले दें। वहाँ से मार्केट ने एक बॉटम बनाया 43,600 800 पे मार्केट फॉल हुई,
मार्केट ने बाउंस लिया, फिर मार्केट ने फॉल किया, मार्केट ने बाउंस लिया। वो 2-3 दफ़ा बता रहा था कि बेयर्स की तरफ से ब्रीदर आ रहा है, बट दैट वाज ओनली अ ब्रीदर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे शॉर्ट कवर ज़रूर करें, बाय पोजीशन में इतना रिस्क अभी लेना जो है वो शायद फिजिबल नहीं होगा। शॉर्ट्स को एटलीस्ट जो है वो ज़रूर कवर करें। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि मार्केट ने जो 43,800 43,600 से जो आहिस्ता आहिस्ता बाउंस ले रही थी मार्केट, उसके बाद 44,400 या 600 को होल्ड नहीं कर रही थी। तो दैट वाज शोइंग कि जो नीचे बेयर्स थक रहे हैं, इस तरह का सांस ले रहे हैं, तो ऊपर आके दोबारा फ्रेश हो जाते हैं वो। तो इसका मतलब ये था कि बेयर्स सिर्फ ब्रीदर ले रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग एक्सॉस्टेड। क्योंकि वीकली टर्म्स पे भी हमें किसी किस्म का कोई एंटी बेयर पैटर्न नज़र नहीं आ रहा था, हमें एंटी बेयर प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रहा था, वो बेयर्स को फेवर कर रहा था वॉल्यूम्स पे भी और कैंडल स्टिक पे भी। तो इसलिए दैट वाज कंफर्मिंग कि बेयर्स एक ब्रीदर ले रहे हैं। तो आप जब बेयर्स ब्रीदर ले रहे हैं तो आप भी ब्रीदर लें भाई। इन रोम डू एज रोमन्स डू। आप एक बंद गली में गाड़ी को 5th गियर पे नहीं चला सकते। एक चौक गली में, पतली गली में जिसकी 1 या 1.5 लेन की टोटल विड्थ, तो उसमें आप 5वें गियर पे गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, गली में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे, जो घर है उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन रोम डू एज रोमन्स डू। अगर पतली गली है तो भाई गाड़ी आप 1st या 2nd गियर पे चलाएं, स्पीड वे पे आपको जो मर्जी चाल करते रहें, लेकिन वहां पे भी फिर चालान तो हो ही जाता है ना। तो आपको इस लिमिट में तो हमेशा रहना है, आप लिमिट से आउट नहीं हो सकते। हमारा दीन भी ये कहता है कि हद से तजावुज़ नहीं करना किसी भी मामले में। खैर मैं वो बातें करूँगा तो फिर एक रिलीजियस शायद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको हद से तजावुज़ नहीं करना, आपको लिमिट के अंदर रहना है, लिमिट से बाहर नहीं होना। तो जब आप ये देख रहे हो कि भाई बेयर्स की तरफ से ब्रीदर आ रहा है, आप भी शॉर्ट कवर कर लो। कौन कह रहा है भाई मार्केट में अगर आपने 5 स्टॉक शॉर्ट किए हैं कवर कर लो, अगले हफ्ते शायद 6ठा स्टॉक मिल जाएगा, 7वां स्टॉक में। मार्केट तो ओपन बैठी हुई है ना, और कौन सा, ठीक है आपने अगर शॉर्ट में प्ले करना है तो उसी आइटम में कर लेना, लेकिन उसको करेक्ट तो होने दो। तो आप एक चीज़ ओवरसोल्ड कंडीशन में गई हुई है, आप उसको शॉर्ट को कवर ही नहीं कर रहे, और फिर वहाँ से बाउंस आ जाए तो फिर आप ये कहते हो कि भाई मुझे नुकसान हो गया। तो ये समझने की ज़रूरत है, जब ब्रीदर आ रहा है तो आप भी शॉर्ट को कवर करें एंड वेट फॉर अ बाउंस, जो कि डेड कैट बाउंस हो सकता है, और फिर वहाँ पे अपने शॉर्ट्स आप ट्रिगर कर दें। अच्छा, अब दूसरी सूरत ये होती है कि भाई वो ब्रीदर जो है वो एग्जॉशन में जा रहा है। अब जो एग्जॉशन में जा रहा है तो उसको किस तरह प्ले करना है। आपने अगेन पहले तो जो शॉर्ट्स थे उनको कवर किया, या रिस्क मैनेजमेंट की कि भाई मैंने शॉर्ट किया हुआ है, एक सर्टेन लेवल का टारगेट था वो भी हिट हो गया, लेकिन वहाँ से मार्केट फिर नीचे जा रही है, तो मैं भाई ऐसे लेवल पे अपने स्टॉप्स को लगा दूँ, सिस्टम में प्लेस करके रख दूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आती है तो मेरा शॉर्ट जो है वो क्लोज हो जाए एक प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ, और मुझे नुकसान ना हो, वॉलेटिलिटी का मैं शिकार ना हूँ। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे आज हुआ ना, हमने आज एक ब्रीदर देखा, हो सकता है कि कल ये ब्रीदर फिर आए, हो सकता है परसों फिर आए, लेकिन हमें देखना है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे ये ब्रीदर। अब वो वीक ऑन वीक बेसिस का मतलब नहीं है कि पता चला कि वो पहला दिन था ही फ्राइडे तो आप कहेंगे भाई वीक क्लोज हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आपने जैसे आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3-4 दिन आपने देखना और फिर कंक्लूड करना है कि वीकली टर्म्स पे चीज़ें किस तरह का सिनेरियो डेवलप हो रहा है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स के अंदर। तो फिर आपने देखा कि भाई बेयर्स की तरफ से जो है वो 41,400 या 600 पे जो है वो वहाँ पे जो पहले ब्रीदर था वो एक्सॉशन की तरफ जा रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा चांस ले सकता हूँ बाय साइड का, और 41,400 हो, 40,200 हो, 40,000 अगेन ये लेवल्स अगर आप मेरे प्रीमियम क्लाइंट हैं तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपकी स्टडी के हिसाब से आप अपने स्टॉप्स को रख के एक बाय अटेम्प्ट ले सकते हैं। वो बाय अटेम्प्ट अगेन आपने ट्राई करना है ना, आपने इस वक्त ट्राई करना है कि मैं बेयर्स की एग्जॉशन को ट्राई कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो ऊपर जाती हैं और जाते हुए किस तरह से मुझे फेवर करती हैं। तो गो विद 25%, 30% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना जाएं। लेवरेज तो खैर करना ही नहीं है, 25 या 30% से अपने आप एक्सपोजर्स को थोड़ा सा यूटिलाइज करें और आप देखें कि भाई मैं इसको इस बेयर्स की एग्जॉशन को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरी मूव सही हो सकती है। अगर आपकी एक आध मूव सही हो गई और चीज़ें जो ऊपर आ गई तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप ट्रेलिंग स्टॉक के साथ अपने एक्सपोजर्स भी बढ़ा सकते हैं। उससे फिर ये हो सकता है ना कि भाई आपने मिसाल है टीआरजी जो है वो आप नॉर्मली अगर 10,000 से काम करते हैं, आपने 3,000 से काम किया और वहाँ से टीआरजी जो है वो जिस रेट पे आपने लिया था वहाँ से 4 रुपये बढ़ गया। तो 4 रुपये बढ़ने के बाद आपने अगर अपने एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाया भी है
तो बढ़ाने के बाद आप ये काम करें कि भाई मैंने अगर 60 रुपीज़ पे TRG लिया था और 65 रुपीज़ हो गया, तो मैं 63 का स्टॉप रखने के बाद 63 का स्टॉप रखते हुए मैं थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा लेता हूँ कि अगर मेरी पोजीशन नुकसान में जाती भी है तो जहां मैंने 61 का स्टॉप लगाया था या 61 पे बाय किया था वो पोजीशन में 63 में क्लोज हो गई ना, तो इफेक्टिवली ठीक है, मैंने थोड़ी पोजीशन बढ़ा भी ली थी। तो उसके बाद अगर मुझे नफा 4 रुपए की जगह 2 रुपए का हो गया, 2 रुपए की जगह शायद 1.5 रुपए का हो गया, 1.5 रुपए की जगह शायद 8 आने का हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैंने उस बेयर्स की एग्जॉशन को प्ले करने की कोशिश की, जो जिसमें चांस ये था कि जिसमें चांस शायद 50% से थोड़ा ऊपर था कि मेरी जो मूव है वो सक्सेसफुल हो जाए। दिस इज हाउ यू प्ले द बुल एग्जॉशन या बुल्स का ब्रीदर या बेयर्स का एग्जॉशन, बेयर्स का ब्रीदर। वीडियो सेशन कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आइंदा इस तरह के सेशंस कंडक्ट करूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा मेरी लो ही रहेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो सेशन में कंडक्ट करूँगा तो फिर मेरे में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा जो बेचारे रोज़ आके कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं और फिर रोज़ ही कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं कि भाई मार्केट में पैनिक नहीं है, आप ये कर लें वो कर लें। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को लिमिट करके रखें, लो प्रोफाइल करके रखें। भले ही मैं महीने में 2 वीडियोस बनाऊं, 3 महीने में 2 वीडियोस बनाऊं, 3 महीने में 1 वीडियो बनाऊं, लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ हो जो सामने वाले को बेहतर तरीके से बता सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।